हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शांभवी में। उम्मीद है आप लोगों को मेरे पहले के बना हुए वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेजेस, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी लैंग्वेजेस हैं उसको हमें शेड्यूल 8 में लिखा गया है, जो कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, वो उनको पार्ट में भी एक पार्ट 17 अलग से बनाया गया है, उसमें भी उनके बारे में कुछ प्रोविज़न्स लिखे गए हैं। और ये पूरी लैंग्वेजेस से रिलेटेड हमें जो आर्टिकल्स मिलते हैं वो आर्टिकल 344 से लेकर 351 तक मिलते हैं। ठीक है, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेजेस थी, जो कि टाइम के साथ साथ 8 और लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब आज के टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस हैं, जिनमें हम लोग जब फॉर्म भरते हैं यूपीएससी का या यूपीपीसीएस का, तो उसमें प्रोविज़न उसमें पूछा जाता है कि आप एक पेपर लेंगे इंग्लिश के अलावा, तो उसमें जो आपका एक लैंग्वेज वाला पेपर होता है वो भी पेपर होता है, वो क्वालिफाइंग पेपर होता है। अगर उसमें आपके अप टू द मार्क क्वेश्चन नहीं है तो आपके आगे जीएस के पेपर जो आंसर होते हैं उनको चेक नहीं किया जाता है, उसमें पास होना ज़रूरी होता है। तो हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेजेस थी, जो कि 1951 में पब्लिश हुई थी, वो थी ये असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया। उस टाइम उड़िया थी, बाद में इसको 96 कॉन्स्टिट्यूशन 2011 में किया गया था, जिससे इसका नाम बदल के उड़िया कर दिया गया था। पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। और जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में हमारी लैंग्वेज जो है ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, जिसमें सारे सर्कुलर नोटिफिकेशंस इशू होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की साइड से। और सेकंड लैंग्वेज क्या है? उर्दू है। ठीक, इसी तरीके से जो नई लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं 1950 के बाद में, तो वो हैं फर्स्ट नंबर पे संथाली है, जिसको 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 में ऐड किया गया था। 3 लैंग्वेजेस कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, तीनों को एक साथ 71st कॉन्स्टिट्यूशन 1992 में ऐड किया गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली मणिपुरी एंड संथाली, इनको 1992 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2003 में ऐड किया गया था। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, उड़िया को जो है उड़िया बनाया गया था, उसका नाम चेंज किया था 2011 में। इंग्लिश जो हमारी लैंग्वेज है, इंग्लिश जो है हमारी, वो 8th शेड्यूल में हमारे नहीं लिखी हुई है, लेकिन वो जो है हमारे ऊपर, जैसे हम लोगों को पता है कि 200 साल तक ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया था, तो उनके इन्फ्लुएंस की वजह से, उसके कल्चरल इन्फ्लुएंस जो हमारे ऊपर हुआ है, और ये एक इंग्लिश लैंग्वेज ही बहुत बड़ा कारण भी बनी थी हमारे पूरी इंडिया में यूनिटी प्रमोट करने में, जिससे हम लोग सभी लोग यूनाइट हो पाए थे। क्योंकि इंडिया में तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो इंग्लिश ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था हम लोगों को यूनाइट करने में। तो इंग्लिश ज़्यादातर समझी जाती है, इसलिए सारे ऑफिशियल काम मैक्सिमम जगह पर जो है आपको इंग्लिश में ही बनेगा। हालांकि अब गवर्नमेंट प्रमोट करने की कोशिश कर रही है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपना करके उसी को बोला जाए, जिसके लिए आप लोगों ने सुना होगा कि टाइम टाइम पर साउथ इंडिया के जो राज्य हैं, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये लोग प्रोटेस्ट भी करते रहते हैं कि हमें हिंदी नहीं आती है और आप हम पर अपने हिंदी इम्पोज कर रहे हैं, थोप रहे हैं काइंड ऑफ। ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो लोग काम करते होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा कि हमें सारी चीज़ें जो है, मेल बनाना है, कहीं ठीक है, कहीं पीडीएफ बनानी है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो इंग्लिश में ही ज़्यादातर हम लोगों को मिलता है काम करने के लिए। यहाँ तक कि अगर बैंक में भी आप लोग जाते होंगे फॉर्म भरने के लिए, तो वहाँ पर भी आपको हिंदी और इंग्लिश में ही मैक्सिमम यहाँ पे प्रिंट मिलता है। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेजेस भी हमारी एक क्राइटेरिया है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। और ये क्लासिकल लैंग्वेज का जो क्राइटेरिया है वो 2004 में गवर्नमेंट में बनाया था, लेकिन उस क्राइटेरिया में लैंग्वेजेस ऐड करना 2006 में ऐड शुरू किया था। ठीक है, उनको क्लासिकल स्टेटस जो है किस बेसिस पे दिया जाता है, तो ये इस बेसिस पे देते हैं कि वो कम से कम 1500 से 2000 साल पुरानी लैंग्वेज होनी चाहिए, उस
लैंग्वेज में हमें कुछ एंशियंट लिटरेचर्स वगैरह मिले, जिसमें हमें कुछ उनकी पुराने टाइम की कल्चर के बारे में, राइटिंग्स के बारे में, किस तरीके की चीज़ें थी उसके बारे में हमें पता चले। जैसे पाली प्राकृत है, ये बुद्ध जी के टाइम पे यूज़ होती थी, गौतम बुद्ध ने उनके कई चीज़ें हमें उसी प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में मिलती है। ठीक है, और ट्रेडिशनल और कुछ उसकी इम्पोर्टेंस रखते हो। ठीक है, और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए आज के टाइम से मिलती जुलती हुई, या आज ही के टाइम से कुछ इतनी ज़्यादा उससे रिलेवेंट नहीं होनी चाहिए। उसका एक अलग ही उसकी खासियत होनी चाहिए। किसी से बोरो ना कर रही हो कि जैसे कि संस्कृत से मिलते जुलते हुए उसमें शब्द मिल रहे हैं, कहीं कुछ मिलते हुए तेलुगु से मिल रहे हैं, तो उनका अपना एक डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए। अब क्लासिकल लैंग्वेज अगर हमें स्टेटस देना है तो क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। पहले तो हमारी जो है एक कमेटी बैठती है, जो कि होती है एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी बैठती है। वो एग्जामाइन करती है कि क्या ये जो लैंग्वेज हमें मिली है, जिसको हमें क्लासिकल स्टेटस देना है, वो इन सारे क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल करती है कि नहीं, जो हमने पहले अभी ऊपर देखे हैं। उसके बाद वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को रिकमेंडेशन के साथ में भेज देती है कि ये लैंग्वेज है, इसकी ये खासियत है, ये सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती है, आप उसे जो है क्लासिकल लैंग्वेज की क्राइटेरिया में डाल दीजिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक अपना नोटिफिकेशन जारी करती, नोटिस निकालती है गजट में, और उसमें जो है निकाल करके ये हो जाता है कि हाँ अभी क्लासिकल लैंग्वेज हो गई है। जैसे कि 2024 में 5 और लैंग्वेजेस जोड़ी गई हैं। उससे पहले हमारे पास 6 ही क्लासिकल लैंग्वेजेस थी। तो उसके बाद ये जो है इन लैंग्वेजेस को और पढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में यूनिवर्सिटीज़ में ये सारी चीज़ें सर्कुलेट की शुरू हो जाती हैं। हमारे जो फॉर्म निकलते हैं उसमें भी ये लैंग्वेजेस ऐड, मतलब इनको प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। फ़िलहाल अभी 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन है, सबसे पहले जो डिक्लेयर की गई थी, तमिल डिक्लेयर की गई थी 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008, संस्कृत 2004 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008, मलयालम 2013, उड़िया 2014, मराठी 2024 एंड बंगाली 2024, पाली 2024, प्राकृत 2024, असमीज़ 2024। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो कि संथाली कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को संथाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा करके उसको सर्कुलेट करवाया है। क्योंकि अभी तक हमें हिंदी वगैरह में मिलता था, इंग्लिश में मिलता था, और लैंग्वेजेस में नहीं मिलता था। लेकिन अब कल्चर को और इस तरीके की लिंग्विस्टिकली लोगों को कनेक्ट करने के लिए कि वो जो संथाली लैंग्वेज के लोग हैं, कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी, उसको पढ़ पाती, जान पाती कि नहीं, वो लोग भी उस चीज़ से पढ़ें, फिर मेन स्ट्रीम में कनेक्ट हों, उन लोगों के बीच भी अवेयरनेस फैलाने के लिए उन्होंने वो जो है प्रमोट किया है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने ये तो डिस्कस किया ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदी को प्रमोट करने के लिए बहुत से प्रोविज़न बनाए हैं। लैंग्वेज फार्मूला, 3 लैंग्वेज उनका पॉलिसी चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट प्रपोज कर रहे हैं, वो भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो इस टॉपिक को आपको इतना ही पढ़ना है जितना इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है तो अभी क्या प्रोसेस, करंट में कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं, वो भी आप लोगों को बता दिया गया है। अब आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।